हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल, प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से। दोस्तों, आज के इस मेजर कॉस्ट यानी कि मेरी कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये जानने के एपिसोड पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक हम सब लोगों ने सीखा कि कैसे हम जाने कि कंपनी में कहां पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है रिसेंट रिजल्ट में। राइट दोस्तों, आपकी जो कंपनियां हैं, आप सबसे पहले कंपनियों को सेग्रीगेट करते हो, अच्छी इंडस्ट्री से सेग्रीगेट करते हो, वो इंडस्ट्री में से अच्छी कंपनी में से। तो जब आपके पास अच्छी इंडस्ट्री है जो ग्रोथ देगी, आपके पास अच्छी कंपनी है जो उसमें ग्रोथ को कन्वर्ट करेगी प्रॉफिट में, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों, यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंपनी के सेल्स बढ़ते रहने हैं। सेल्स में ज्यादा बहुत प्लस माइनस नहीं दिखेगा। राइट, ये है कि आप उम्मीद करते हो 15% ग्रोथ की, इतना तो चाहिए ना हमको कमाने के लिए। पर कभी कभार क्या होगा, ग्रोथ आपका 10% आ जाएगा। राइट, ये चैलेंजिंग है। ग्रोथ डिक्रीज होना अच्छी बात नहीं है। 5% और चैलेंजिंग, 0% तो एकदम डेंजरस है। तो जब ग्रोथ डिक्रीज होता है तो क्या होता है दोस्तों, आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ती है। उसी प्रकार से ये लो ग्रोथ के मैंने डेटा लिखे, उसी प्रकार से हाई ग्रोथ के भी डेटा होते हैं। राइट, हाई ग्रोथ माने क्या, आप उम्मीद करते हो 15%, पर हर बार ये 15% नहीं आने वाला। अच्छे समय में आप देखोगे आपकी कंपनियों के सेल्स 20% हो रहे, डिमांड बढ़िया है, 25%, 30%, 35%, ये सब आपके सेल्स ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही लो ग्रोथ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी इस बात को, लो ग्रोथ ग्रोइंग इंडस्ट्री में सस्टेनेबल नहीं। राइट, जबकि इंडस्ट्री आपकी लॉन्ग टर्म अगर अच्छी है तो कभी कभार 3-4 साल में अगर कभी लो ग्रोथ होता है तो सस्टेन नहीं करता है, वो वापस अच्छे ग्रोथ पे आ जाता है। वैसे ही बहुत हाई ग्रोथ भी सस्टेनेबल नहीं है। हाई ग्रोथ होता है, आप देखोगे आपका ग्रोथ वापस कूल ऑफ होके 20% पे आना है। जितना ज्यादा ग्रोथ उतना हाई पी पे आपकी कंपनी चलती है। ग्रोथ डाउन होने पे भाव इसलिए गिरते हैं क्योंकि ग्रोथ डाउन होने से आपका पी भी लो आता है। दोस्तों, ग्रोथ डाउन होने से क्यों ऐसा होता है, वाई, मैंने यहां पे आपको सेल्स ग्रोथ बताया, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, पर ट्रेंड आपको 15% का सेल्स ग्रोथ देने वाली है। मतलब आप उम्मीद कर रहे हो 15 एक साल में 15% ग्रोथ मिलना चाहिए, मिलके रहे, पर सीधी रेखा में उम्मीद मत करो। बराबर है। तो सेल्स जैसे चलता है उसी प्रकार से दोस्तों जो प्रॉफिट की रेखा है वो भी सेल्स के साथ चलती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी क्वालिटी है, मतलब उनके जो कॉस्ट है वो वेल मैनेज्ड है, क्योंकि धंधा पूरा तिजोरी में नहीं है, धंधे में से कितने सारे खर्चे होते हैं। अब वो खर्चे अगर कोई कंपनी के मैनेजेबल नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो प्रॉफिट पे ज्यादा इफेक्ट करेगा। ऑल राइट, अगर कॉस्ट वेल मैनेज्ड है तो प्रॉफिट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगी। फिर भी दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट उम्मीद करते हो वैसे ही 15% से मेरे को मिले, प्रॉफिट की रेखा दोस्तों ऐसी नहीं होती है, वो ज्यादा वोलेटाइल होती है। आप कभी कभी देखोगे आपके प्रॉफिट 50-50% से बढ़ जाएंगे, सस्टेनेबल नहीं है। राइट, वो वापस कूल ऑफ हो जाएंगे। 50%, जहां पे आप देखोगे 50% दिखेगा, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले साल पूरे प्रॉफिट थे, तो बुरे में से अच्छे निकले, हाई ग्रोथ दिखता है। खुश नहीं हो जाने, समझने का कि पिछले साल बुरा था इसलिए अच्छा है। राइट, और ये जो 50% है वो वापस कितना हो जाएगा, वही 15-20%। तो सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट वोलेटाइल, ये हम आपको ध्यान हो तो जब सीखना चालू किया, हम दूसरे एपिसोड में सीखे थे, पर तब आपको इतना स्टडी नहीं था जो हमने पिछले इतने हफ्तों में किया है। मुझे भी पूरा विश्वास है अब आप सेल्स और प्रॉफिट की वोलाटिलिटी को समझ पा रहे हो। दोस्तों, आपके भाव भी वैसे ही 15-20% के परसेंटेज से बढ़ने वाले, पर अगर प्रॉफिट में वोलाटिलिटी इतनी है, दिख रही ना आप, तो भाव में उतनी नहीं होती। भाव चलता है 3 गुना हो जाता है, टूटता है आधा हो जाता है। तो प्राइस ऐसे चलेगी। अगेन रिमेंबर, जब भाव आसमान पे होते हैं तब हम ज्यादा आसमान पे चले जाएंगे,
अरे इसको तो कुछ नहीं होने, सबके पास स्टोरीज होती है वो टाइम, ये तो ऐसी कंपनी है ना कुछ नहीं होगा ना, ये चलती जाएगी। दोस्तों उसके भी प्रॉफिट अफेक्टेड होंगे कभी ना कभी, कभी थोड़ा उसका सेल्स अफेक्ट होगा, राइट। क्या होगा, प्रॉफिट टूटने से तो हमारी अर्निंग नीचे आती है, और पी में एडजस्टमेंट होता है। जब खुश होते हैं हाई पी होता है, जब वही दुख का माहौल छाया हुआ है, मातम होता है, तो पी लो हो जाता है। यह आपके भाव को मूवमेंट देता है, राइट। तो ये आप देखने ही वाले हो, खुश हो जाओगे इस भाव पे तो ट्रैप होंगे, दुखी हो जाएंगे इस भाव पे अगेन ट्रैप होंगे। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं मैं लेता हूं यार भाव नीचे आ जाता है, क्योंकि आप खुशी के माहौल में लेते हो। कुछ लोग बोलते हैं मैं लेता हूं, मैं बेचता हूं, उसके बाद ही शेयर चलने लगते, क्योंकि वो इधर बेच देते हैं इमोशन, अरे यार ये तो सब प्रॉफिट गिर के आए, बिल्कुल घटिया है, पता नहीं क्या करेंगे, बेच दे क्या। फिर धीमे धीमे इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आपके शेयर को 15% प्रॉफिट देना है दोस्तों, राइट। तो ये वॉलेटिलिटी से घबराएंगे नहीं, ये हमेशा आएगी, इससे भाग नहीं सकते हो। वोलाटिलिटी नहीं चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, ये वाला। क्या लिखा मैंने दोस्तों, अगर वोलाटिलिटी पसंद नहीं है तो यही ऑप्शन है एफडी, फिर वो खाली 6% कमा के देगा। आपको 6 के बदले 12-15 चाहिए, तो वोलाटिलिटी को लव करना पड़ेगा, ऐसा लव कि आप उसका फायदा उठा सको, समझ सको कि गिरावट है, गिरावट के समय से पे ही आपको बाउंस मिलते हैं जबरदस्त। बड़े बाइंग में वापस बता रहा हूं लोअर लेवल पे आते, और बड़े सेलिंग हायर लेवल पे आते। तो लोअर लेवल पे हम भेज के भागेंगे, तो ये बड़ी जो रिकवरी या रैली हम देखने वाले उससे वंचित रह जाएंगे दोस्तों, राइट। तो प्रिपेयर्ड, आने वाले 10-15 साल आप ये सब चीज देखने वाले हो। आप बोलोगे अरे यार ये तो इतना गिरा, मैं तो टेंशन में आ गया, तो नहीं चलेगा, फिर यही ऑप्शन है ये वाला। आप सोचो टेंशन मतलब पूरी दुनिया टेंशन में है, तो वो टेंशन का फायदा उठाना चाहिए। वो टेंशन में है, वो माल बेचेंगे, यही टाइम है आपको सब सस्ता मिलेगा और आपको बढ़िया रिकवरी मिलेगी। सारी कंपनी में नहीं कर सकते, घटिया कंपनियों में, घटिया इंडस्ट्री में नहीं कर सकते, पर आप जानते हो योर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, आप जानते हो कंपनी क्वालिटी, फिर काय की चिंता, बराबर। इसे आप ट्रैक कर सकते हो दोस्तों करंट ट्रेंड के माध्यम से। जो आपने पिछले 2 हफ्तों में सीखा ना दोस्तों, ये बड़ा ही जरूरी, क्योंकि यही आपको सही दिशा पे रखता है। आपकी कंपनी का ट्रेंड कंटिन्यू बिगड़ता जा रहा है, तो आपको पता है अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी उम्मीद नहीं करोगे तुरंत ऊपर जाएगा शेयर का भाव। शेयर का भाव ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, ये जो ट्रेंड नीचे जा रहा है ना, धंधा गिर रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, वो ट्रेंड में अपमूव चाहिए, धंधे में इंप्रूवमेंट आए, प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आए, आपका शेयर चलेगा। पर जब तक ट्रेंड नेगेटिव है तब तक अच्छी चीज उम्मीद मत करो दोस्तों, राइट। माना आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है, जबरदस्त दौड़ने वाली है, पर अभी 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 क्या चल रहा है, अभी इसका एक टेम्पररी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, जो 1-2-3 साल का होता है। तुरंत तुरंत कोई भी चीज सुधरती नहीं है, जैसे तुरंत कोई भी चीज बिगड़ती नहीं है। हम तेजी भी 2-3 साल की कंटिन्यू देखते हैं, मंदी भी तो 1.5-2 साल 3 साल की देखते हैं हम लोग, राइट। इन चीजों को हमको कंसीव करना पड़ेगा माइंड में, क्योंकि ज्यादातर लोग ये चीज को समझ नहीं पाएंगे, ज्यादातर इन्वेस्टर, और इसीलिए वो लोग कमाएंगे। अगर हम लोग ये दूसरों की दुखती नस को समझ पाए कि दूसरों को पेन कब हो रहा है, जब उनके शेयर नीचे जा रहे हैं दोस्तों, ये जो उनका पेन है इससे गेन हो सकता है आप, क्योंकि आप डीपली फंडामेंटल को जानते हो, राइट। यहां पे जो लास्ट वीक का हमारा एक्सरसाइज था करंट ट्रेंड का, करंट ट्रेंड के बाद हमने मेजर कॉस्ट सीखा। दोस्तों मेजर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको बता देता है कि चलो कौन से सेक्टर में किधर ध्यान देना, क्या बढ़े तो आपको पहले से ट्रिगर होना चाहिए कि प्रॉफिट घटने वाले हैं, क्या घटे तो आपको पहले से ट्रिगर होना चाहिए प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं। वो एडवांस इंडिकेटर क्या है जो आपको लोगों से पहले माल इकट्ठा करने का इंडिकेटर दे, वो एडवांस इंडिकेटर कैसे है जो आपको लोगों से पहले अलर्ट कर दे कि थोड़ी शांति रखो, अभी नहीं लेने का, अभी ट्रेंड नेगेटिव है, इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट आने दो, राइट। ये
मेजर कॉस्ट हमें सपोर्ट करेगा। यहां पे दोस्तों कुछ कंपनीज पे आप लोगों ने काम किया हुआ है, राइट? तो हम लोग एक एक करके बारी बारी आपकी कुछ कंपनियां जिसपे आप लोगों ने डेटा डाला है कम से कम, उन डेटा पे दोस्तों हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे। साथ में मैं कुछ और कंपनियों के भी एग्जांपल लूंगा जिनके नतीजे आ चुके हैं। और आपने अगर कोई कंपनी के डेटा डाले और आप चाहते हो कि हम पहले उसको डिस्कस करें, तो यस, आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो, हम आपकी कंपनी पहले ले लेंगे, राइट? तो हमारा शेड्यूल क्या है? कम से कम दोस्तों 6 से 7 अलग अलग एग्जाम्पल देखे ताकि हम समझ सके कि कहां पे कैसे इंटरप्रेट करने का। दोस्तों कोई एक एग्जाम्पल देख के आप निकल पड़े नहीं चलेगा। ये तो मैं 6-7 कह रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं होता इतना। कम से कम 21 एग्जाम्पल देखने चाहिए दोस्तों। You should watch 21 different type of companies to deeply understand what are the pinpoints of that particular company. All right? तो डॉक्टर नीलेश बालदा ने JSW Steel लिखा है। चलो नीलेश भाई के ने जो डेटा डाले हैं वो डेटा को हम भी पढ़ के थोड़े एनलाइटन होते हैं, राइट? नीलेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। Here I will go to JSW Steel. Okay. नीलेश भाई, JSW Steel के Q2 के रिजल्ट आ गए? हाँ सर। अरे वाह, जब मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे को भी नहीं पता था आ गए। ग्रेट। उसका भी डाला है डेटा और नेगेटिव काफी आए हैं। ओके, कोई बात नहीं। पहले रिजल्ट नहीं, उसका एस्टिमेट ढूंढने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने डाला है। कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। पर लेटेस्ट रिजल्ट देखे उससे पहले पहले क्या देखने का? Q1 ट्रेंड। यस, Q1 यानी टोटल ट्रेंड हम देखते हैं कि चलो कैसा ओवरऑल चल रहा है, बराबर? ये है आपका करंट ट्रेंड। मैं दूसरे निवेशकों को बता दूं कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड JSW का कुछ ऐसा है। बढ़िया ट्रेंड है। कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं जहां पे कंपनी का धंधा डाउन हो जाता है। देखो, आपने ऐसा बहुत सी जगह पे नहीं देखा होगा कि सेल्स डाउन हो गए, यार ऐसा कैसे हो सकता है? पर देखो, हुआ है। सेल्स डाउन आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कभी कभार हो जाते हैं। ये पिछले 20 साल के डेटा में ही हमें दिख रहा है। कितनी बार सेल्स डाउन हुए? लेट मी, 4 बार। 4 बार। तो आने वाले 20 साल में भी तैयारी रखने की। फिर कभी धंधा घटेगा तो प्रॉफिट पे उससे भी ज्यादा इफेक्ट आएगी और भाव पे उससे भी ज्यादा इफेक्ट आएगी। तो टेंशन में नहीं आने का, पहले से प्रिपेयर रहने का और वेटेज उतना देने का, राइट? कि मैं इन्वेस्ट कितना करूंगा ऐसी कंपनियों में? कम इन्वेस्ट करो, राइट? करना क्यों चाहिए? प्रायोरिटी सेक्टर है दोस्तों। इंडिया में इंफ्रा अगर ग्रो हो रहा है और होना है, हम आने वाले कुछ समय में डेवलप कंट्री होने वाले हैं। तो अभी जो है हम इंडिया, उसके हिसाब से हम डेवलप कंट्री बिल्कुल नहीं है, बहुत दूर है हम। तो हमको बहुत इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना पड़ेगा। तो जब इंफ्रा की बात होती है तो सीमेंट की, स्टील की बात होती है। तो स्टील आप देख सकते हो ये पिछले साल कैसा जबरदस्त ग्रोथ आया है पोस्ट कोविड, है ना? ह्यूज ग्रोथ दिस वाज। तो ग्रोथ की कमी नहीं है, राइट? प्रॉफिट कैसे है हिस्ट्री से चेक कर लो पहले। 4 बार नहीं घटे नीलेश भाई, कितनी बार घटे प्रॉफिट? 8 बार। वोलेटाइल काफी है, 7 बार। तो नीलेश भाई, बिहेवियर ये समझ में आता है अपने को कि प्रॉफिट की वोलाटिलिटी दूसरी इंडस्ट्री से यहां पे थोड़ी ज्यादा है, है ना? जहां पे ज्यादा जंप होते और ज्यादा टूटते भी है प्रॉफिट, बराबर? तो जब तेजी होती है ना तो कुछ लोग प्रॉफिट बढ़ने के कारण वो ले लेते हैं क्योंकि रैली भी बढ़िया आती है, और वो रैली के बाद फॉल भी जबरदस्त आता है नीलेश भाई। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कैसे इनके डबल हो जाते हैं गिरने के बाद। गिरने के बाद प्रॉफिट इनके आधे हो जाते हैं, फिर कभी डबल हो जाते हैं। तो दे आर हाईली वोलेटाइल। आप खाली अच्छा अच्छा देख के लोगे तो काम नहीं बनेगा। सही बात है कि गलत बात है? राइट। एक बार इन्होंने लॉस भी किया है, इसको भी भूलने का नहीं, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि कभी कंपनी लॉस भी करे। तो मैं तो अगर डिविडेंड इन्वेस्टर हूं, रिटायरमेंट के बाद मेरे को पैसा चाहिए हर साल, राइट? कैसे पेंशन आता है हर साल, वैसे मेरे को डिविडेंड आना चाहिए मेरी कंपनियों में से। और ये मान लो 100% में JSW स्टील में लगा के बैठा हूं और इस बार JSW ने बोला सॉरी, हमने लॉस किया है, हम आपको डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, तो अपना घर कैसे चलेगा, राइट? तो इसीलिए वेटेज को इन सब चीजों से ध्यान करके अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लियर है सर इतना? क्लियर, राइट? मार्जिन देख लीजिए सर। प्रॉफिट वोलेटाइल तो मार्जिन वोलेटाइल। पिछले साल 14% के मार्जिन थे, ये लाइफ टाइम हाई थे सर, देखे आपने? कितने साल बाद हमने ये मार्जिन देखे?
18 साल बाद। हाँ, तो मार्जिन जब एकदम डाउन जाते तब दुखी नहीं होने का, वैसे ही मार्जिन बहुत ऊपर आते बहुत खुश नहीं होने का, क्योंकि मार्जिन हमेशा रेंज में चलते। आज के अच्छे मार्जिन कल क्या होंगे नीलेश भाई? नेगेटिव भी हो सकते हैं, और आज के टूटे हुए मार्जिन कल क्या होंगे? बढ़ बड़े। भी सकते हैं। तो टूटे हुए मार्जिन में शेयर धराशायी हो जाता है, तब मैं चिंता करूंगा तो काम नहीं बनेगा। लोग चिंता में है, मेरा बाइक बनता है। और यहाँ पे लोग बहुत खुश होते हैं, वो यहाँ पे माल ले करते हैं, और ये जगह पे मेरे को अलर्ट है, क्योंकि ये मार्जिन सस्टेनेबल नहीं। ऑलराइट सर? यस सर। ओके, लॉन्ग टर्म हमने देख लिया। करंट ट्रेंड मुझे थोड़ा समझाइए नीलेश भाई, आप अपनी भाषा में। इधर से चालू करना, इधर से सर। हाँ, करंट ट्रेंड में सेल्स बढ़िया रहे हैं। पहले फाइनेंशियल 22 में फर्स्ट 6 मंथ्स के बहुत अच्छे थे, 83%, मतलब नीलेश भाई ग्रेट एकदम। हाँ, लेकिन उसका सेल्स कभी भी गिरा नहीं है, माने कि माइनस में नहीं गया है, वो पॉजिटिव ही है। राइट। लेकिन उनके प्रॉफिट वोलेटाइल Q1 से शुरू हुए हैं, फाइनेंशियल 23 से। राइट। तो ये जगह पे आपका डेटा कह रहा है 22% के मार्जिन आ गए थे। तो ये तो इनका मतलब ऐसा तो ये कभी पहुंचे ही नहीं है ये मार्जिन पे जिंदगी में, ये तो बहुत ज्यादा थे कि नहीं थे? ये बहुत ज्यादा थे। हमें समझना पड़ेगा दिनेश भाई कि इतने मार्जिन क्यों ज्यादा थे, बराबर ना? अभी देखेंगे वो तो हम लोग, ऐसे नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा मार्जिन है, बट नो प्रॉब्लम, हम लोग अभी चेक करेंगे। फिर मेरे को बताओ आगे और क्या हुआ बाद में। एक करंट ट्रेंड में अभी ये लॉस, ये पिछले 2 बार से लॉस ही कर रही है प्रॉफिट में, और इस बार नेगेटिव रिजल्ट आया है इसका। देखो नीलेश भाई, प्रॉफिट में लॉस नहीं कर रही है, पर डी ग्रोथ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट आ तो रहे हैं पर घट रहे हैं। ऐसा है कि लॉस ही किया इन लोगों ने, एक क्वार्टर में लॉस किया है। लॉस किया है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बराबर ना? पर यहाँ पे Q1 में लॉस किया था क्या इन्होंने? नहीं, उसको प्रॉफिट हुआ था। हाँ देखो, मार्जिन 2% है, गुड गुड, बराबर। देखो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूंगा नीलेश भाई, लास्ट ईयर के ग्रोथ का ट्रेंड बहुत अच्छा था, सेल्स ग्रोथ, बराबर ना? एक भी मतलब वेरी गुड, प्रॉफिट भी इनका एकदम जबरदस्त जा रहा था, मार्जिन इनके मस्त थे एकदम, राइट? तो ये सब बातें क्लियर। इनके मार्जिन वैसे देखा जाए अच्छे तो थे, और ये ट्रेंड H1 से ही बिगड़ा था, 9 मंथ से, है ना? 9 मंथ यानी Q3 पिछला साल। हाँ, Q3 बार क्रूड के दाम बढ़ने चालू हो गए थे, बराबर? तो Q3 में मार्जिन डाउन, Q4 में और डाउन, फिर Q1 में मार्जिन कैसे हुए? डाउन और डाउन। तो मतलब इनका ट्रेंड मार्जिन का कैसा है, नहीं कैसा था? डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड था। तो हमें इसमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि कॉशियस रहना चाहिए नीलेश भाई? कॉशियस, राइट? देखो डिमांड इनकी बहुत अच्छी है ना? मतलब हमको प्रॉब्लम समझना है यहाँ पे कि डिमांड में मैं ये कहूंगा कि स्टील बिक नहीं रहा है, JSW स्टील का धंधा ही नहीं हो रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना? बिक रहा है, लेकिन पिछले 6 में मेटल सेक्टर वैसे हाईली वोलेटाइल रहा है, राइट? पर बिकने में देखो 30% अगर Q1 में है तो ये 31 तो अच्छी चीज है। हाँ। इंडिया के GDP से ज्यादा ग्रोथ है, 2 गुना सॉरी, Q1, राइट? तो डिमांड बढ़िया है, लेकिन प्रॉफिट इनके नीचे आ रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मुझे कहां से मिलेगी? मार्जिन में से, कि प्रॉफिट क्यों गिरे? तो प्रॉफिट मार्जिन गिरने से गिरे। तो Q1 में हमको एक लेसन दिया था कि अब आंख बंद करके टूट मत पड़ना, JSW पे अच्छी कंपनी है, लोअर लेवल पे थोड़ी थोड़ी इकट्ठा करनी चाहिए, पर क्या मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि अभी तुरंत दौड़ेगी नीलेश भाई? नहीं, बराबर ना? देखो ज्यादातर इन्वेस्टर को पता नहीं है उम्मीद क्या रखे, इसलिए वो धोखे खाते हैं। जिस दिन हमको यह पता चल गया कि मेरी कंपनी से मैं क्या उम्मीद रखूं एज पर करंट ट्रेंड, तो आप आधी नहीं 90% जंग जीत गए, अपना माइंड है ना प्रिपेयर हो जाता है, राइट? सो टिल दिस डेटा पर प्रिपेयर कि JSW का ट्रेंड नेगेटिव है, हमें एग्रेसिव बाइंग कब करना चाहिए? बड़ा बाइंग जब ये ट्रेंड शुरू हुआ तब, हाँ जब ये ट्रेंड इंप्रूव करे, बराबर? तो चलो अभी इसके और एक डेटा आ गए, ये Q1 था, Q2 के डेटा ऐड हुए, और हमारे सामने ये Q1 और Q2 का मिला के H1 का डेटा है, राइट? तो H1 का डेटा क्या कहता है? सेल्स कैसा है? सेल्स इक्वल है, तो सेल्स तो बढ़िया है इनका,
है ना, मतलब सेल्स में अभी भी कोई कूल ऑफ नहीं, डिमांड बढ़िया है, राइट सर? जो गिर रहे थे वहां पे स्टेबल हुआ है। हाँ, वो हम कह सकते हैं। प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट में क्या हुआ सर, -85 का, -100% लॉस हुआ है। तो ये तो बहुत ज्यादा, मतलब इंप्रूवमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सुधरे तो अच्छा है, पर ये तो क्या हो गया, और गेम बिगड़ी है माइनस हुआ सीधा। है ना? और 6 मार्जिन लाख का कैसे हुए लॉस सर? प्रॉफिट नेगेटिव मार्जिन चले, T2 है। तो ट्रेंड अभी भी कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है। देखो इतना समझ लो, एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर, सब लोग ध्यान देना। अगर नीलेश भाई के जेएसडब्ल्यू स्टील के मार्जिन 2% Q1 में थे और H1 में नेगेटिव है, इसका मतलब Q2 का जो एडिशन हुआ डेटा में, उसने अपने धंधे को काफी हद तक बिगाड़ा है। इतना बिगाड़ा कि 2% मार्जिन भी अपना वैनिश हो, तो Q2 के नतीजे -0.1 के नहीं होंगे, और ज्यादा खराब हो। ये तो हाँ, Q1 का कुछ अच्छा ही से बचा है, बाकी Q2 बुरे हाल है। क्लियर है सर यहाँ पे इतनी चीज? क्लियर सर। ओके, पर अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे, राइट, कि ये क्यों प्रॉफिट गिरे, क्यों मार्जिन नीचे आए। तो थोड़ा अपन रिजल्ट स्टडी कर लेते हैं। तो ये मैं आ गया H1 के डेटा पे। ओके, चलो, क्या है सर H1 का डेटा, समझाओगे? हाँ, इनकम जैसे सेल्स बढ़ा है, कॉस्ट इनकी 78% बढ़ी है। देखो सेल्स अच्छी है, पर कॉस्ट धंधे जितनी बढ़नी चाहिए उसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल कॉस्ट, राइट। 30% धंधा बढ़ा, 30% खर्चा बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना खर्चा बढ़ा सर? 78%, माने कि रॉ मटेरियल, मतलब ये हमें मारने वाला है। खर्चे बढ़ गए, ये हमारे, ये जो खर्चे जिधर भी गए ना सर, ये हमारी जेब से चले गए। अगर ये नहीं जाते तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता सर। हमारा डिविडेंड बढ़ता, हमारा रिजर्व बढ़ता। पर जो कि खर्चे कोई भी कारण से गए, मतलब मेरी इस साल की अर्निंग को खा गए सर, राइट। तो मेरे को यहाँ पे कोशिश रहना है, इनका फाइनेंस कितना बढ़ा सर? 50% के ऊपर। फाइनेंस में दो चीजें आती है, डेप्ट और लीज। पर आपके जेएसडब्ल्यू के केस में डेप्ट है, बराबर। तो इनकी डेप्ट, जो इंटरेस्ट इन्होंने पे किया 1900 करोड़ के बदले 2900 करोड़, तो सर थोड़ी डेप्ट भी बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? बड़ी होगी। मतलब इनकी डेप्ट इंक्रीज हुई है। 50% खर्चा, तो दो चीज हो सकती है नीलेश भाई, या तो डेप्ट बड़ी होगी, या तो फिर अभी इंटरेस्ट रेट बढ़े ना। हाँ, आरबीआई इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर बढ़ाती जा रही है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण भी इनके इंस्टॉलमेंट बढ़ गए होंगे, बराबर ना। देखो हम सब लोगों के होम लोन के इंस्टॉलमेंट बढ़ गए, तो इनको भी तो कॉमर्शियल लोन के इंस्टॉलमेंट बढ़ गए होंगे। तो दिस ऑल थिंग्स आर नेगेटिव, मतलब हमको खर्चा मार रहा है, खर्चे में ये ब्याज भी मार रहा है। अब ये केस में अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसपे सर पे बहुत ज्यादा डेप्ट है, तो वैसी कंपनियों का क्या हाल होगा नीलेश भाई? प्रॉफिट टूटेगा। टूटेंगे, सीधी बात है। अब आयरन एंड स्टील सेक्टर ही पूरा ऐसा है। देखो ये डेप्ट कम नहीं है, 3000 करोड़ का ब्याज भरना मतलब ये छोटी बात नहीं है। इनके सर पे बड़ी डेप्ट है, राइट। 6 महीने का 3 मतलब साल का करीबन 6000 करोड़ हुआ, है ना। तो करीबन हम गिन सकते हैं 50,000 करोड़ जितना डेप्ट होगा सर के ऊपर, अंदाजे से कह रहा हूँ। हाँ सर, ऊपर लिखा ही है बोरोइंग। अच्छा, तो क्वार्टर का ही लिखा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। बोरोइंग वो क्वार्टर का नहीं होगा सर, वो पूरा होगा टोटल। ये जो है पूरा ही है। 75,000। ग्रेट, बराबर है, 75,000 करोड़ का इनका डेप्ट, राइट। ओके, तो डेप्ट ज्यादा, इसीलिए ये कंपनी को प्रॉब्लम किधर आ गया? प्रॉफिट में। देखो लॉस करने लगी कंपनी, क्योंकि इनको दो जगह से मारा है, आगे कुआ पीछे खाई। इन्फ्लेशन बढ़ा तो खर्चे बढ़ गए, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ब्याज बढ़ गया, तो जाए किधर? 13,000 करोड़ का पिछले साल का प्रॉफिट ये 6 महीने में लॉस पे आके खड़ा रह गया है, राइट सर? राइट सर। तो डिमांड एकदम मस्त, पर मार कौन रहा है? इन्फ्लेशन। इसीलिए देखो ये आपका फर्स्ट टाइम का इन्वेस्टमेंट है, मैं मानता हूं, लर्निंग के समय का। अब आने वाले 10-15 सालों में जब भी कभी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो आप इस चीज की वेट करके बैठोगे सर? परचेस करने के लिए, वेट करने के लिए बैठेंगे। परचेस के लिए वेट करने के लिए बैठेंगे। पर अगर हम अच्छे प्रॉफिट पे हैं, ऑलरेडी हमारा पूरा स्टेक बाजार में है, तो हम थोड़ा कूल ऑफ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते?
हाँ, निकल सकता है इसमें से। देखो, नए इन्वेस्टर को कोई लेना देना नहीं है, जो एसआईपी कर रहा है उसको तो माल इकट्ठा कर रहा है, तो उसको तो एक मौका मिल गया सस्ता लेने का। पर आप ऑलरेडी अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा के बैठे हो, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए भविष्य में। जब भी दो चीज पड़े, एक इन्फ्लेशन और दूसरा क्या सर, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, राइट, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपके डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेब्ट फ्री कंपनी है। एचयूएल को फर्क नहीं पड़ेगा, पीडीलाइट को फर्क नहीं पड़ेगा। और वो सेक्टर जिधर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो सेक्टर में डेब्ट वाली ही कंपनी है, वहां पे तो आपको और कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट गिरेंगे। क्लियर सर? क्लियर क्लियर सर। तो ये प्रॉफिट सुधरेगा कब? जब ये दोनों चीजें इंप्रूव होगी तब। इंप्रूव होगी, राइट। क्योंकि डिमांड में प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, राइट। डिमांड अच्छी है तो जैसे ही इन्फ्लेशन डाउन हो जाएंगे हम वापस प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये और कोई कंट्री होता जहां डिमांड नहीं है सर, धंधा खाली 5% से बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन 10% से बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट 10% से बढ़ रहा है, तो वो कंट्री में कंपनियों का क्या हाल हो, समझ रहे हो सर? नादारी में चली जाएगी। इसीलिए डाउ जोन्स और कुछ यूरोपियन सेक्टर आप देख रहे हो 30-35% से डाउन है, क्योंकि वहां के निवेशक जानते हैं, राइट, कहां हमारा रिस्क है। अब हम और आगे बढ़ते, राइट, मार्जिन हमने देख लिए। अब मेरे को जरा मूल पे जाना है कि ये खर्चा किसने बढ़ाया है, तो इसके लिए मैं जाऊंगा मेजर कॉस्ट, बराबर, मेजर कॉस्ट। चलो देखते हैं इनका सबसे बड़ा खर्चा सर क्या है। रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल इनका लार्जेस्ट कॉस्ट है, और वो कितने परसेंटेज से बढ़ा है सर? 100% सर, मोर देन 100%। ये 30% से बढ़ना चाहिए था, 30% से, क्योंकि धंधा 30% से बढ़ा तो ऑब्वियस है वो प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा होगा वो 30% से बढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इन्फ्लेशन जब हाई होते हैं, और खास करके अभी जो इन्फ्लेशन है वो कॉमोडिटी का है, फूड का भी है। तो कॉमोडिटी के रिलेटेड इन्फ्लेशन में, कॉमोडिटी अगर आपका रॉ मटेरियल है तो आगे चैलेंजेस की संभावना ज्यादा है, राइट सर? राइट सर। हमारा डबल खर्चा बढ़ गया। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा क्या है? अदर। देखो ये सब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनका कुछ भी वो कंसर्न नहीं, बराबर ना। अदर और दोनों मिला के 90% है। अदर मतलब इसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और ये सब भी आती है, वो भी इनकी 50% से बढ़ी है, राइट। पर सबसे मेन जो इनको हैरान कर रहा है वो है रॉ मटेरियल। मैं ये समझ लूंगा जिस दिन रॉ मटेरियल के दाम डाउन आने चालू हो जाएंगे, राइट, ये क्या कॉमोडिटी के उसमें ये कहा जाता है कि जैसे युद्ध धीमे धीमे कम होगा तो वापस से कॉमोडिटी का जो ट्रेड डिस्ट्रप्शन हुआ है वो थोड़ा हल्का हो जाए, बराबर। तो हमको यहाँ पे प्रॉब्लम पता चल गया, रॉ मटेरियल वाज माय प्रॉब्लम, और ये रहेगा। अब ये जब शेयर नीचे गिरेगा, नया नया लो बनाएगा, तब हम अगर टेंशन में आएंगे, अरे मैं क्या करूं, फंसा हुआ हूं, अभी इसमें से भागू की क्या करूं, तो क्या होगा पता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने बाद जब ये रॉ मटेरियल कूल ऑफ होने लगेगा ना, तब वो आपको बोलने नहीं आएगा, वो एडवांस में दौड़ने लगेगा। और तब फिर लेने आएंगे तो लेने वाले लोग ज्यादातर लाइफ टाइम हाई पे लेते हैं, और बेचने वाले ज्यादातर लाइफ टाइम लो पे बेचते हैं, इसीलिए वो लोग फंसे हुए रहते हैं, राइट। हमें अच्छे समाचार यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बराबर। बुरे समाचार अभी मिलते जा रहे हैं, तो बुरे समाचारों में ऐसा ही है। क्लियर हो गया सर इतना अपने को? क्लियर सर। तो इसको क्या करना सर, आप यहाँ पे लिख देना जेएसडब्ल्यू स्टील जो है, कहां गया जेएसडब्ल्यू? ओके, यहाँ पे हमने मेजर कॉस्ट का लिस्ट बनाया है। हाँ ये रहा रॉ मटेरियल मेजर कॉस्ट। यस यस, ताकि क्या है ना, आपको पता रहे कि भाई मेरे को चिंता इन्फ्लेशन से जरूर करने की, राइट सर, बराबर। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मेरे को प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। यहाँ पे क्या जेएसडब्ल्यू कभी ये बोलेगी कि हम हमारे 1000 एम्प्लॉय को निकाल देंगे क्योंकि मंदी चल रही है? इनको एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना है? 2.76 ओनली परसेंट। टोटल धंधे का खाली 3% है, तो इनको कभी भी एम्प्लॉय हैरान नहीं करेंगे। तो ये नहीं कहेंगे यार बहुत खर्चा है, थोड़े एम्प्लॉय निकालो। इनको काम किधर करना है, ये एम्प्लॉय निकालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
पर रॉ मटेरियल अगर कूल ऑफ होगा तो इनको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, राइट सर? रॉ मटेरियल सबसे कुलप्रिट है क्या तो और इसको सर इसमें हमें हाँ? वो एस्टिमेट कैसे लगा सकते हैं? ट्रेल ईपीएस बराबर है, वो कर लेते हैं। चलो अभी अपन आपके डेटा से मेरे को समझ में आया कि चलो प्रॉब्लम किधर है। तो अभी मैं आपने जो 25% का एस्टिमेट लिया है सेल्स का, वो सही है कि गलत है? क्या कहते हैं बाकी के लोग? यस एवरीवन, क्या 25% का नीलेश भाई ने जो एस्टिमेट लिया है इन डेटा के आधार पर वो सही है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, कि बराबर है? एवरीवन यस प्लीज। ओके है दक्षे भाई? या देखो बिल्कुल सही है नीलेश भाई, मैं आपके लिए जबरदस्त ताली चाहूंगा क्योंकि हमें सेल्स का एस्टिमेट करना आ गया, राइट? सबसे आसान एस्टिमेट क्या होता है पता है? धंधा एस्टिमेट करना। ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल किधर होता है? चैलेंजेस किधर आते हैं इसमें? प्रॉफिट एस्टिमेट करने में, बराबर ना? कोई बात नहीं, हम वो भी कर लेते हैं। अभी आपका प्रॉफिट 100% डाउन है। प्रॉफिट आपने 95% एस्टिमेट किया हुआ है। मैं अभी प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं करूंगा। ओके सर। प्रॉफिट नहीं एस्टिमेट करने का, क्योंकि इसमें आपके गलत पड़ने के चांसेस है। एस्टिमेट क्या करने का पता है? मार्जिन। क्या एस्टिमेट करने का? मार्जिन। मार्जिन। लेटेस्ट मार्जिन कितने हैं? -0.1, बराबर की नहीं? बराबर सर। मतलब एकदम कट टू कट जीरो के आसपास है। हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्जिन, राइट? पर जीरो गिन के चलो, मैं ये मान के चलता हूं कि मार्जिन मेरे इस साल जीरो रहे। ओके सर, मैंने 0.5 रखे थे इसमें। हाँ, तो थोड़ा प्रॉफिट आ जाए। देखो जीरो से प्रॉफिट तो आएगा नहीं, हाँ बराबर ना? क्योंकि जीरो मतलब कि मेरे हाथ में कुछ आया ही नहीं। सोचो कितनी बुरी बात होगी कंपनी के लिए। उन्होंने 80,000 करोड़ का धंधा किया, मतलब साल का 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाले, और ये टर्नओवर सीधा किधर चला जाएगा? मटेरियल कॉस्ट में। सब खा जाएगा खर्चा। स्टेक होल्डर के हाथ में क्या आएगा सर? कुछ नहीं आएगा। कुछ भी नहीं। तो अपना तो साल बेकार गया, है कि नहीं? तो ये तैयारी रखने की, राइट? इसीलिए जब शेयर चल रहा था, बहुत से लोग कहते हैं सर इतना अच्छा ग्रोथ है, JSW को हम 5-10% क्यों नहीं ले सकते, टाटा स्टील 5-10% क्यों नहीं ले सकते? ये कारणों से नहीं ले सकते, बराबर की नहीं? खाली अच्छी अच्छी चीजें नहीं देखने की, नेगेटिव चीजें भी देखने की अपनी कंपनियों की। तो मैंने यहाँ पे 0% मार्जिन अभी एस्टिमेट किया है, मैं प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं। चलो यहाँ पे अपन अंदाजा लगा, शॉर्ट टर्म 25%, मार्जिन मैं उम्मीद कर रहा हूं 0%। सर मैंने यहाँ पे सुधार दिया ना? हाँ सर। 0%। अब क्या करते हैं अपन? सीधा जहां पे हम एस्टिमेट नहीं करते, इज इक्वल टू सेल्स ग्रोथ मल्टीप्लाई बाय कितना हमारा मार्जिन है? 0%। कितना प्रॉफिट आया सर? 0%। ऑलराइट। तो भी ग्रोथ देख लो, कितना ग्रोथ हुआ इस बार? इज इक्वल टू करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। कितना ग्रोथ? -100%। चला गया अपना ग्रोथ, राइट? कितना ईपीएस इस साल का सर? -100, जीरो। -100, मतलब जीरो ईपीएस। इस साल मेरी अर्निंग जीरो हो जाएगी, मतलब इस बार चांसेस है मुझे डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। चांसेस है अभी, राइट? अभी देखो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, खाली 0% है। पर अगर Q4 में थोड़ा बहुत भी इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है ना, तो ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, 1% 2% पे पहुंच सकता है। पर हम उम्मीद रखें वापस 14% के मार्जिन आ जाए, क्या इस साल आएंगे? ना, नहीं आएंगे। अभी तो हमारी अभी तो हमारी उम्मीद है Q4 से, पर ये उम्मीद पे भी पानी आ सकता है, बराबर ना? जब तक ये इन्फ्लेशन और ये जो युद्ध है ये नीचे नहीं होता है, तब तक उम्मीद क्या रखे, राइट? तो अब मेरा ईपीएस हो गया जीरो। क्लियर एकदम? ना, क्लियर सर। जब आपका ईपीएस जीरो हो सर, तब आपको एक और चीज का सहारा लेना चाहिए। किसका बताओ? पी का। नहीं, ईपीएस आपकी एवरी ईयर की अर्निंग है। दूसरी एक चीज है जो आपके शेयर को गिरने से रोकती है। देखो ईपीएस जीरो तो भाव थोड़ी ना जीरो होगा ना, वो तो पिछले एक महीने से वापस तो बढ़ रहा है। वो कहां पे अटकेगा? उसको कौन सपोर्ट देगा? आपको क्या गिनना चाहिए इसके अलावा, ईपीएस के अलावा? क्योंकि ये नेगेटिव है। एक मिनट, इधर जगह है ना? प्लीज प्लीज सब लोग ध्यान देना इधर।
नहीं तो ये मिस कर लेंगे हम लोग। सर ये देखना चाहिए बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, क्योंकि आपकी कंपनी को बचाएगा क्या? पिछले साल जब कोई घूमने नहीं जा रहा था, वंडरला को किसने बचाया? डेल्टा को किसने बचाया? पीवीआर को किसने बचाया? हम मानते हैं कि हमारी कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी, मतलब अर्निंग नहीं आएगी, पर कंपनी जीरो थोड़ी ना है, कंपनी की एसेट्स है कि नहीं है सर? हाँ सर, बुक वैल्यू इसकी 20 है, वो ऊपर है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। कितना है? 206। 206। बहुत अच्छा, ग्रेट। तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ, बुक वैल्यू मेरी कितनी है? 206, बराबर। लेकिन वो मैंने प्रॉफिट के नहीं, प्रॉफिट के हिसाब से शायद हुई होगी। क्या सर? ना सर, बरोबर है, बरोबर। अभी आपका भाव कितना है? 707। तो आपका ये गिर गिर के क्या 100 रुपया भाव आ सकता है? ना, 200 तक जाएगा तो। मतलब बुरे से बुरे समय में अगर अगर ऐसा हुआ नीलेश भाई कि मार्जिन और रुके नहीं, और अगर Q3 के नतीजे आए और -2% मार्जिन आया, तो 100% बात क्लियर है, इस बार प्रॉफिट नहीं होगा। जब तक ट्रेंड नेगेटिव रहता है, हर क्वार्टर में आपकी कंपनी क्या लगाएगी सर? नया लो, नया लो लगाएगी। बराबर। वो तुरंत कभी कोई कंपनी नहीं आती है डायरेक्ट एकदम नीचे, ये क्वार्टरली धीमे धीमे आती है, क्योंकि इन्वेस्टर इससे खुश भी है, उन्होंने पुराना डेटा भी देखा है, राइट। और ये जेएसडब्ल्यू है, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में 10-15 साल लॉस किया है। वैसी कंपनियों की बुक वैल्यू सर तुरंत आ जाएगी, समझे? तो क्योंकि वहां पे कंपनियों को पता है, इन्वेस्टर को, कि ये तो गई भैंस पानी में, ये तो 2-3 साल तक इसका तो आने वाला नहीं है कुछ भी, राइट। तो हमने बुक वैल्यू लिख दी हमारे गाइडेंस के लिए, बराबर है। हमने यहाँ पे मार्जिन, प्रॉफिट, ये सब हमारा काम इधर हो गया। तो फेयर वैल्यू आपकी अभी नहीं लिख रहे, ये 206 अभी आप लेके चलो, बराबर है। कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती है, हम करीबन सर बुक वैल्यू का दुगना फेयर वैल्यू मान के चल सकते। कितना? बुक वैल्यू से दुगना, बराबर, क्योंकि ये कंपनी 20 में से एक ही साल लॉस किया है, तो ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू लॉस करने वाली कंपनियों में से है, राइट। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, 2030 का क्या करेंगे सर? आपने कितना एस्टिमेट लिया हुआ है धंधे का? 20% का। लेट मी चेक। 19, 10 and 5, ओके। 20%, प्रॉफिट 20%, ईपीएस 20%, और मार्जिन कितना दिया हुआ है आपने? देखने दो, 7.6 होता है। बिल्कुल सही किया, एकदम प्रॉपर वर्क है सर आप, ग्रेट, वेरी गुड। अब 7.6 के मार्जिन और 20% का ग्रोथ, इन डेटा के आधार पे मेरा जो सेल्स है वो कितना होने वाला है सर? देखो यहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा, एवरीबॉडी थोड़ा ध्यान देना सब लोग इधर। मैं ये शीट को थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आप लोग आसानी से देख सको। सॉरी, बस इतना काफी है, इतना। अभी भी नहीं। ओके, देखो यहां पे सर ने एस्टिमेट लिया है, उसमें बेस क्या है देख रहे हो? ये 2022 का है। वो नहीं रखने का सर, राइट। वो इसलिए नहीं रखने का क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि इस साल का धंधा कितना होने वाला है। हाँ सर, वो चेंज करना मैं भूल गया था, बीएल इसमें रह गया है। बराबर, कोई बात नहीं, चलो अपन कर लेते फटाफट। मैं इधर 7 कर देता हूं और इधर D17 कर देता हूं। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, D17 नहीं, D14। तो मेरी उम्मीद है सर 2030 आते आते मेरा धंधा कितना हो जाएगा? 2 लाख का? 6 लाख। 6 लाख करोड़। अब देखो जो भी दूसरी डेवलप कंट्री है, वहां की जो स्टील की कंपनियां हैं, अगर उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है तो कंपनियों का धंधा ऐसा 1.5-2 लाख करोड़ का नहीं होता है, 10-10 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है कंपनियां। पर हमारी कंपनी नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कंजप्शन अभी भी लो है, स्टील कंजप्शन पर कैपिटा हम इसको बोलते हैं, वो लो है। क्यों? क्योंकि अर्निंग लो है। पर जरूर अगर आप ये उम्मीद रखते हो तो ये उम्मीद बराबर है, कोई ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज्यादा है, राइट। अब इसी को मैं कंट्रोल भी करता हूँ। तो सर जीरो आ जाएगा। 20% का ग्रोथ लिया और जीरो पे था, तो ये प्रॉफिट कितना आएगा सर? जीरो ही आया, जीरो ही आएगा, राइट। अब ये तो जीरो अभी है क्योंकि मार्जिन आपके जीरो है,
और वापस आपके ये लो मार्जिन कितने हो जाएंगे? 7% के आसपास हो या जाएगी। देखो पहले भी तो ऐसा हुआ था, आपके नेगेटिव मार्जिन पॉजिटिव हुए पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, बराबर ना? तो ये नेचुरल चीज है। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय कितना मार्जिन है? 7.6। अभी प्रॉफिट 20,000 करोड़ है। हम 2030 में कितना प्रॉफिट देखेंगे सर? 50,000 का। या ये कंपनी 50,000 करोड़ के करीब के प्रॉफिट पे पहुंची। सबको क्लियर हो रहा है दोस्तों? राइट? या यहाँ पे मार्जिन 14.30 लिखे हुए, मैं यहाँ पे 7.6 कर देता हूं, बराबर है? अब हमने प्रॉफिट कैसे गिने? मार्जिन का सपोर्ट लेके गिने, बराबर है? तो हमेशा प्रॉफिट में मार्जिन का सपोर्ट लो। जब भी आप देखो ये पूरे से अच्छे प्रॉफिट हो रहे, कभी बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे हाई पे, तो हाई प्रॉफिट से ही आप अगर 20-20% का प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद करोगे तो कितना ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगा? वो भी गलत है ना सर? वो भी गलत है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट जिंदगी पर थोड़ी ना टिकने वाले। इसीलिए प्रॉफिट का ग्रोथ ढूंढने में हमेशा किसका मदद लेने का? मार्जिन का मदद है, बराबर है सर? बराबर। तो ईपीएस अभी कैसे करेंगे सर? ये ईपीएस तो गड़बड़ आ गया सब अभी। हाँ, ईपीएस भी देखो इज इक्वल टू वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, याद है ना कि 20,000 करोड़ पे 86 का ईपीएस, तो 50,000 करोड़ पे कितना? तो ये मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड बाय दिस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं कर देता हूं इधर, इज इक्वल टू 2030 प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टुडेज ईपीएस डिवाइड बाय टुडेज प्रॉफिट। कितना ईपीएस आएगा सर? 203। तो मेरा भाव कितना आ जाएगा? 2011। 2000। अभी जो लोग चिंता में है ना, बेच देंगे जो लोग, वो ये भाव नहीं देख पाएंगे। वो लोग वापस 2000 पे खरीदेंगे सोच के अब ये चलेगा। राइट सर? जो कितना गलत बात है। राइट सर। ट्रेंड समझे, ये समझ लिया ना, किसी का कुछ देखने का जरूर नहीं पड़ेगा भविष्य में, बराबर है? बराबर सर। अब मैं इतना खाली थोड़ा आपका चेंज कर लेता हूं, 2030 में 35 में एक लॉन्ग टर्म चीज है, तो थोड़ा सेल्स को कूल ऑफ कर दो, लिस्ट का उम्मीद मत करो, बराबर है? बराबर सर। ओके, अभी से बराबर है, क्लियर। और अभी प्रॉफिट इसके आप गिनोगे तो देखो 7.6% के आगे, मतलब हर बार आपको सेट नहीं करना है, एक बार आपने सेट कर लिया फिर वो वापस मार्जिन आपके सस्टेन रहे, बराबर? और अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को नीलेश भाई ये समझने का कि हम जो कहानी कह रहे हैं 6.5 लाख करोड़ से 13 लाख करोड़ की, 50,000 करोड़ से लाख करोड़ के प्रॉफिट की, ये ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी नहीं, वोलेटाइल होते जाएगा। ये वापस कभी मार्जिन इनके नेगेटिव आ जाएंगे आने वाले टाइम में, फिर कभी 14% के मार्जिन हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर को समझना है मुझे कब पॉजिटिव रहना है और मुझे कब नेगेटिव रहना है। बोलो क्लियर है? एकदम क्लियर सर। राइट? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। देखो चलो नीलेश भाई ने ये काम किया तो हम लोग ये गिनती कर पाए। एक चीज और बाकी रहेगी नीलेश भाई, आपका ईपीएस है ना? हाँ, ये सर ये सही कि नहीं है गलत? अरे बिल्कुल सही गिना है ना, बराबर है ना, वो बराबर, लेकिन इनका कोई काम लगेगा? ये 28 लगेगा ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हमें 3 ईपीएस चाहिए, देखने चाहिए ईपीएस, ताकि हमें ट्रेंड पता चले। ट्रेल ईपीएस मतलब अभी का ईपीएस, और फॉरवर्ड ईपीएस आने वाले साल। तो अभी का ईपीएस कितना है सर? लेटेस्ट जो आ चुका है वो ये है 86 का है, राइट? मतलब पिछले साल का ईपीएस। कोई जगह पे ईपीएस लिखा हो मतलब वो करंट ईयर जो खत्म हुआ उसका ईपीएस। अभी सर ट्रेल ईपीएस कितना आया? 28 का है, 28.8। फॉरवर्ड ईपीएस कितना है? वो 0। तो ये ट्रेंड आपका क्या जा रहा है? नेगेटिव, बराबर ना? अपने को कब खुश होने का सर? ईपीएस पॉजिटिव हुए तब। जब आपकी ट्रेंड सुधरती है तब भी किसको पूछने की जरूरत नहीं है, वो एग्रेसिव मोड पे बाइंग का समय अपना चालू हो जाता है वहां। राइट सर? राइट सर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत सपोर्ट करेगी हमें। एवरीवन, जेएसडब्ल्यू स्टिल क्लियर दोस्तों?
हाँ क्लियर सर। सर इसमें एक वो ROC का पता नहीं चला था कहाँ से, वो मैं अच्छा रिलैक्सो में से ढूंढ रहा था लेकिन उसमें भी पता नहीं चला आपका जो अच्छा, हाँ। ओके ओके, देखो ROE आसानी से मिल जाएगा, हाँ। राइट, क्योंकि नेट प्रॉफिट को इक्विटी से डिवाइड करना है। हम्म, ROPE मिल जाएगा, ROA मिल जाएगा, मिल जाएगा। पर ROC गिनना पड़ेगा। हाँ सर। बराबर है? कैसे गिनेंगे इसको? तो रिजल्ट आए ना इसके हाँ आपके, रिजल्ट, हाँ, इज रिजल्ट इक्वल टू, मैं क्या करता हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रॉफिट। तो यहां पे वो डेटा नहीं होगा, है क्या? नहीं है सर। तो हमें इसके लिए EBIT चाहिए। अर्निंग बिफोर टैक्स। हाँ, बराबर। तो हमेशा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका रिटर्न ऑन इक्विटी से अच्छा ही होगा, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी में आप प्रॉफिट लेते हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेते हो? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स का डेटा लेते हो, बराबर है? ओके सर। या अभी JSW से बाहर निकल गए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को JSW के एक्सपेरिमेंट, एक एग्जाम्पल से कुछ आइडिया दोस्तों आपकी क्लियर हुई होगी, और कितना आसान बन जाता है शेयर बाजार जब आप खुद के डेटा को देखो। जब तक हम दूसरों के डेटा देखते रहेंगे दोस्तों, कभी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, खाली हम यहां से वहां घूमते जाएंगे, रोज नए नए गुरु पकड़ेंगे, और काम कभी बनने वाला नहीं। एक ही गुरु है अपने सबका, अपने अंदर, खुद के अंदर जो है वही सबसे बड़ा गुरु है, और वो आपको गाइड करेगा जब आप डेटा को देखो, राइट? एवरीथिंग इज विद इन। नेक्स्ट, वी जस्ट वॉच JSW स्टील। इनके अलावा आप में से कोई व्यक्ति का और कोई डेटा अगर है, यस यू कैन से, आप मुझे बता सकते हो आपकी कंपनी, क्या मैं जहां पे मैंने यस यस लिखा है, मैंने देखे आप सबके डेटा, और जहां पे मैंने देखा कि आप लोगों ने काम कंप्लीट किया है, मैंने उस डेटा को डाला हूं। तो या आप बताओ, या मैं डायरेक्टली आपकी कंपनी को अप्रोच करता हूं, राइट सर? या जस्ट अ मिनट। सर दूसरा BEL भी किया है। BEL, हाँ मैंने यहाँ लिखा ही है BEL। मैंने सोचा कि अपन बालकृष्ण BEL, फिर ये दूसरा JSW स्टील, चलो मैंने वैसे भी लिखा हुआ था, हम देखने वाले थे, आपने लिखा तो हमने पहले देख लिया। ये कुछ कंपनियों के डेटा आप लोगों ने डाले हुए, देखो बहुत से लोगों को वोल्टास में क्वेरी है, टूट रहा है, पर डेटा तो डाल दो, डेटा डालोगे किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो चलो अपन BEL देखें अभी। ये भी आपका ही काम है नीलेश भाई, है ना? हाँ सर आज ही किया है BEL। चलो मैं BEL ओपन करता हूं। पर BEL जब मैं देख रहा था, मुझे Q1 ही दिखा, मतलब H1 के डेटा शायद नहीं डाले। ना वो मैं आज ही शाम को किया मैंने सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो अपन देख लेते हैं। ट्रेंड बिल्कुल BEL का जबरदस्त है, एकदम जोरदार सेल्स ग्रोथ, कभी हमको डीप नहीं दिखाई इतने सालों में। प्रॉफिट अब भी एक बार लॉस नहीं किया है, नेवर एवर। तो मुझे अगर पैसा डालना है, मुझे JSW में ज्यादा डालना चाहिए कि BEL में ज्यादा डालना चाहिए? मैं BEL में। करंट ट्रेंड नहीं कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख के मेरे को ज्यादा कंफर्ट किधर लगेगा सर? BEL में। क्या? इससे मेरे को ये उम्मीद है ये कभी लॉस नहीं कराएगी मेरे को, मतलब रिटायरमेंट में कभी सॉरी बोल के नहीं निकल जाएगी कि नहीं हमने इस बार लॉस किया है, राइट? ओके, 4 1 2 3 4 5 एक बार प्रॉफिट गिरे हुए हैं, इसकी तैयारी रखने की, प्रॉफिट ऐसे हो सकते हैं। मार्जिन इनके ऐसी रेंज में चल रहे 11 18 19, तो अगेन देख लो, रेंज बाउंड। कोई कंपनी के मार्जिन दोस्तों ऐसे नहीं हो सकते, मार्जिन हमेशा कैसे रहेंगे? रेंज बाउंड रहेंगे। तो हाईएस्ट जो मार्जिन है वहां पे ज्यादा फॉर्म में नहीं आ जाने का, और जब मार्जिन लो होते हैं तब ज्यादा चिंता भी नहीं करने की, बराबर? अब करंट ट्रेंड सर, ओवरऑल ग्रोथ 10% का उम्मीद कर रहे हैं, या 10 बार। पास्ट में इतना अच्छा ग्रोथ नहीं था, डिफेंस पे इंडिया का फोकस नहीं था, अभी डिफेंस पे बढ़िया फोकस है, हम कम से कम 12% का उम्मीद तो करेंगे, मिनिमम ऑन कंजर्वेटिव, बराबर? चलो करंट ट्रेंड देख लेते हैं आपका। ओके, कहिए सर, क्या हाल है करंट में? करंट ट्रेंड में सुधार धीरे धीरे आता जा रहा है। Q1 में काफी सुधार आया था। अभी इनके सेल्स ग्रोथ घटे हैं ये हाफ ईयर में, बराबर है। लेकिन प्रॉफिट सुधार तो। सर कब से था? देखो आप, H1 तक तो डिमांड बिल अच्छी नहीं थी बहुत, ठीक है सर, हाँ सर। पर 9 मंथ, यानी जब Q3 के रिजल्ट आए होंगे ना, उन्होंने अचानक आपके रिजल्ट को जंप दे दिया, समझे ना? तो Q3 से डिमांड आनी चालू हो गई, राइट? Q4 में ये 9 दिख रहा है,
क्योंकि 9 महीने आपके एवरेज ग्रोथ के और 1-2 क्वार्टर कुछ कमाल नहीं कर सकते, तो ये 9% के आसपास आके क्लोज हुआ। हमने कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पर एवरेज टू लो ग्रोथ था ये, बराबर ना, पिछले साल। अभी क्या हुआ सर, Q1 में आप कह रहे थे एक्सेलेंट ग्रोथ दिखाया है। करेक्ट सर, पिछले एकदम एक्सेलेंट ग्रोथ है, राइट। Q1 एक्सेलेंट, H1 सर ये जो Q2 में ग्रोथ उसका कम, सेल्स ग्रोथ कम हुआ होगा, इसलिए 6 मंथ का 33 हुआ है एवरेज। बराबर है, आपने बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया कि Q2 में ग्रोथ कम होगा, जिससे H1 33 आ गया, राइट। हमें वैसे 33 से कोई नाराजगी नहीं है, ये भी अच्छा ग्रोथ है, बराबर ना। पर Q1 के मुकाबले Q2 डाउन गया होगा धंधे में, बराबर सर। हाँ, या फिर सर प्रॉफिट के क्या हाल है? प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सब में, बढ़िया प्रॉफिट है, एकदम बढ़िया प्रॉफिट है। ये क्यों अच्छे प्रॉफिट है सर? मार्जिन, डेब्ट फ्री कंपनी है। हाँ, मार्जिन मार्जिन भी अच्छा में आपके पिछले साल से सर कम मार्जिन, तो ये एक चिंता की बात थी, है कि नहीं? हाँ, मार्जिन कम हुए थे, तो ये चिंता में ला सकती थी कि क्या अभी कंटिन्यू नीचे नीचे मार्जिन जाएंगे, पर वापस मार्जिन क्या हो गए सर? अब गए। तो ये हमारी चिंता मुक्त हो गया है। मार्जिन अगर 12 से 14% H1 का हुआ है, ये कहता है कि Q2 के मार्जिन 14 नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे हो, बराबर कि नहीं? 16 के आसपास हो गए। या तो अभी हम उम्मीद करेंगे कि चलो ट्रेंड इंप्रूव हुआ है तो ये इंप्रूव रहे, बराबर। चलो अभी इसके हम एस्टिमेट करने से पहले रिजल्ट देख लेते हैं, बराबर, ताकि एस्टिमेट प्रॉपर हो सके अपना। या ये मैंने यहाँ पे देखा था सर, आपने Q2 लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मतलब ये Q2 है कि H2 है? ना, Q2 का डाला है मैंने। अच्छा, खाली Q2 डाला है, पूरा H1 H2 नहीं है? नहीं, वो मैंने क्वार्टर कंपैरिजन हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, क्वार्टर किया तो आपको क्वार्टर का गाइडेंस मिलेगा, पर पिछले साल के 6 महीने के मुकाबले ये साल के 6 महीने देखने हमको तो। हाँ सर, मतलब वही देखना चाहिए था, वो मुझे पता चला, लेकिन मैंने क्वार्टर का सिर्फ राइट, कोई दिक्कत नहीं, चलो नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन हम इसको गाइडेंस नहीं ले पाएंगे इससे, बराबर। इतना तय है सर कि Q1 में जो ग्रोथ था वो आपका 90 था, अभी आपने 33 तो लिखा है, राइट। और ये 33 इसलिए है क्योंकि Q2 में कितना ग्रोथ आया है? 8%। तो मतलब 90 और 9 का ये एवरेज हो गया है, बराबर ना। Q2 में ग्रोथ है पर एवरेज ग्रोथ है, राइट। इसलिए हमारा साल 33% पे चल रहा है, तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि ये धीमे धीमे कूल ऑफ होगा। मतलब करीबन सर मेरे हिसाब से 20% के आसपास का देखेंगे हम लोग ग्रोथ। 20 कर दूं 20 में? हाँ सर, 20% की मेरे को उम्मीद है सेल्स, राइट। अब जो धंधे आए उसमें खर्चे कितने बढ़े? थोड़े ज्यादा, 10%। मतलब जितना धंधा उतना थोड़ा ज्यादा खर्चा बढ़ा है, राइट। फाइनेंस कॉस्ट तो देखनी नहीं चाहिए, डेट फ्री कंपनी है, पर प्रॉफिट इनके फ्लैट रहे। जितना Q2 उतना ये साल के क्वार्टर, बराबर है। पूरे साल का 52 इसलिए बता रहा है क्योंकि Q1 के प्रॉफिट बहुत अच्छे बढ़े हुए, तो अभी मैं प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं मार्जिन से गाइडेंस लूंगा। H1 के मार्जिन 14% है, Q2 के मार्जिन 15.7, बराबर। मैं करीबन यहां पे 14% आपके H1 के करीब का मार्जिन एस्टिमेट करता हूं। डन सर, डन। ये हमारा थोड़ा एस्टिमेट है कि धंधे 20% से बढ़ेंगे और प्रॉफिट मार्जिन 14% के आसपास के रहने चाहिए इस साल, बराबर। यहां पे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, जो JSW स्टील के केस से अलग है। क्यों सर यहाँ पे हम बच गए? डेब्ट नहीं है, कॉस्ट। बिल्कुल सही सर, वहां पे ये डेब्ट हमारा 7,000 करोड़ ले रहा था, इधर हमने बच गए, राइट। क्योंकि डेब्ट नहीं है, कम से कम वो पैसे तो बचे अपने। वो जो बचे वो किसके पैसे है नीलेश भाई? सबके, स्टेक होल्डर के। हम सबके हैं, तो हमको इसका फायदा होगा, बराबर। अब ये जानना चाहते हैं कि
बहुत ही कम खर्चे बढ़े तो किसने बचाया? क्या सही में इन्फ्लेशन की कोई इफेक्ट नहीं है? रॉ मटेरियल जो इनका मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा होना चाहिए, क्या वो सही में नहीं बढ़ा होगा? ना, रॉ मटेरियल बढ़ा है कितना बढ़ा सर? 30% से, और बढ़ना कितना चाहिए? 10% के आसपास। बिल्कुल सही सर। हम 9% की उम्मीद करेंगे रॉ मटेरियल की, पर ये 9 के बदले 30% से बढ़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन हावी है और आप इसकी सब कंपनी में इफेक्ट देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो अभी वो पहला महीना देखो, अभी 12 तारीख को, आज 8 है ना, 4 दिन बाद वापस इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे। हर 12 तारीख को आईआईपी के और बाद में इन्फ्लेशन के डेटा आते हैं। कोई भी डेटा में अगर आप देखो कि इन्फ्लेशन कम होते आ रहा है, तो ये सब कंपनियों को खुशी देगा कि नहीं देगा? देगा। तो इन्फ्लेशन घटने से सीधी बाजार पे जो लोग कैश लेके बैठे हुए और पैसा डालना चाहते हैं बाजार में, वो लोग सीधा कैश डालेंगे कि नहीं डालेंगे सर? डालेंगे। क्या अभी हमने दिवाली में, आपको याद हो तो, वॉरेन बुफे साहब का पोर्टफोलियो बताया था, याद है आपको? हाँ। दिवाली में हमने अपना मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का एक एग्जाम्पल सेट किया और साथ में हमने वॉरेन बुफे साहब का पूरा पोर्टफोलियो देखा। आपने नोट किया हो तो उनके पास 11-12% जितनी कैश थी, मतलब पोर्टफोलियो में कैश का भी योगदान था। तो वो ऐसा नहीं है कि कैश बिल्कुल खाली हो गया उनका, वो कैश रिच है अभी भी। तो ऐसे बड़े इन्वेस्टर कैश लेके बैठे होते, वो ये कैश को कब इन्फ्यूज करेंगे नीलेश भाई? जब इन्फ्लेशन कम हुआ, अपॉर्चुनिटी मिले तब। बराबर है। जब प्रॉब्लम निकल जाए, उनके वहां 2 प्रॉब्लम है, डिमांड भी नहीं है और खर्चे भी प्रॉफिट खा रहे। तो जब ये प्रॉब्लम धीमे धीमे वैनिश होते देखेंगे, तो जो कैश उनके पास है वो वापस शेयर बाजार में आएगी। जब तक ये सुधरेगा नहीं, वो कैश डालेंगे नहीं। लोअर लेवल पे आते हैं तो अच्छे वैल्यूएशन पे थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, पर एग्रेसिव एडिंग और थोड़ा थोड़ा एडिंग पे डिफरेंट। बराबर है सर? बराबर। क्लियर? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा क्लियर। या 30% रॉ मटेरियल कॉस्ट इज अ बिग कॉस्ट, यही उनका 70% कॉस्ट है। उनका दूसरा बड़ा कॉस्ट एम्प्लॉय का है, पर वो इतना बड़ा योगदान नहीं रखता है। राइट सर? 18% का, 18%। वो भी धंधे से ज्यादा बड़ा है ना? पर फिर भी हम ये कह सकते हैं एम्प्लॉय इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, फाइनेंस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर बेल। ईएल के लिए प्रॉब्लम है उनका रॉ मटेरियल, और वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन डाउन, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी दौड़नी चालू। राइट? अब चलो प्रेडिक्ट करते हैं अपन। शॉर्ट टर्म कितना लिखा आपने? 20%। देखने दो मेरे को। हाँ, 20। प्रॉफिट मार्जिन नहीं लिख रखे। प्रॉफिट मिटा देता हूँ, ईपीएस मिटा देता हूँ। मार्जिन हमने कितने सेट किए? 14%। 2020 मेरा एस्टिमेट कितना है? ओके, 18,000 करोड़ का प्रॉफिट। कैसे करूं? याद है नीलेश भाई कैसे किया था अभी अपन ने? मार्जिन को सपोर्ट। और बढ़िया, वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय मार्जिन। 2582 करोड़ आपके प्रॉफिट। ईपीएस 2 तरीके, या तो मैं इसका ग्रोथ देख लूं। कितना ग्रोथ है सर? 8%। 8%। तो अपन इधर भी लिख देते हैं। अब जो लोग डायरेक्ट देखेंगे डेटा, उनको समझ में नहीं आएगा यार नीलेश भाई ने क्या किया है। 8% कैसे प्रॉफिट आ सकता है 52% से? 33 का 52 तो 20 का 30 तो होना चाहिए ना। पर उनको नहीं पता है कि आपकी जो गिनती है वो मार्जिन पे नजदीक ले गए। बराबर है? तो खाली डेटा देखने से कुछ नहीं होता है, वो डेटा को एनालाइज करने से बहुत कुछ होता है। मैंने ईपीएस ग्रोथ डाल दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां पे जी करना है। लेवल हो गया सर। 148 आपका बुक वैल्यू है। हाँ, फेयर वैल्यू, या सॉरी फेयर वैल्यू है। अभी प्राइस कितना चल रहा है? अच्छा चलो एडजस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा भाव। 110 के आसपास चल रहा है। 110 के आसपास ना? हाँ। ओके, तो भाव थोड़ा कम है फेयर वैल्यू से। सर इसमें बोनस दिया है ये साल में। अच्छा, कितना बोनस दिया है? तो इसमें इक्विटी इनकी 731 आएगी। वो मैं यहाँ पे 2022 में 244 बरोबर है, लेकिन नई इक्विटी 731 आ गई है। अच्छा,
तो क्या करने का सर, देखो हमेशा ईपीएस लिखते हो ना, उससे पहले इक्विटी भी लिखने की। ओके आपने देखे होंगे मैं जब रिजल्ट डालता हूं तो मैं हमेशा प्रॉफिट के बाद इक्विटी डालता हूं। ओके क्यों? ताकि मेरे को ध्यान रहे कहीं अगर इक्विटी बढ़ा है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, तो मैं जितना इक्विटी बढ़ा है वो मैं समझ सकूं कि क्या हुआ है, बोनस दिया है कि क्या है। राइट सर? इनका ईपीएस में वो सब कुछ डेटा डाले हुए, ईपीएस ऊपर करोगे ना तो उसमें मेंशन किया था। देखो वैसे थोड़ा इधर से क्लियर हो रहा है कि आपके प्रॉफिट नेगेटिव है पर ईपीएस 0.84 0.84 इधर नहीं, ये Q2 का है सर, इसलिए किधर डाला हुआ है आप कह रहे हो सर? ऊपर, एकदम ऊपर। हाँ है, इसमें ये डिवाइडेड बाय 3 कर दिया था, ईपीएस 3 इस तरफ लिखा है राइट हैंड साइड में। करंट ट्रेंड ईपीएस ट्रेंड। अच्छा, करंट ईपीएस ट्रेंड में, ओके। हाँ हाँ बस उसमें, हाँ। ओके ओके, तो ये आपका जो ट्रेल ईपीएस है वो सही है? हाँ वो सही है सर। ओके, तो ये ईपीएस जो पिछले ईपीएस है वो आपने बोनस से एडजस्ट कर हाँ बोनस से एडजस्ट किया, 1.77 थे उसके डिवाइडेड बाय 3 दिया। ओके ग्रेट, तो बराबर है, ये ईपीएस आपका 3.79, राइट। तो यहाँ पे जो आप फेयर वैल्यू लोगे ईपीएस में वो आपको इसके हिसाब से ईपीएस लेना पड़ेगा। मतलब आप ये बेस नहीं लोगे 9.9 में, क्या करना पड़ेगा इसको? हाँ, इनका 3.3 अराउंड हो जाएगा ईपीएस। 3.3? हाँ कितना? हम्म ओके, ₹4 का आपका फॉरवर्ड ईपीएस हुआ, ट्रेल ईपीएस कितना हुआ? 3.7 है। ओके ओके, राइट राइट राइट, कोई बात नहीं। चलो हमारा शॉर्ट टर्म का तो चलो चित्र क्लियर हो गया है, बराबर। देख अभी 2030 में कैसे करेंगे वापस? अच्छा, ये आपने सही किया है, पर ये 8 नहीं सर, 7 साल आएंगे ना इधर। हाँ 7 साल आएंगे। हाँ सर। हाँ, तो ये सब में अपने को सेवन कर देना पड़ेगा। ओके ओके डन। तो क्लियर सर, पीएल का मेजर कॉस्ट क्या है अपना, पता चल गया ना आपको? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो बाहर जाके लिख देना पड़ेगा, और जब आरबीआई कहता है कमोडिटी हैरान कर रहा है तो समझ लो सही में हैरान कर रहा है। ओके, चलो हमने 2 कंपनियां दोस्तों देख ली है यहाँ पे, और तीसरी पाल कृष्णा भी हम फटाफट देख लेते हैं, राइट, ताकि कुछ वेराइटी हो जाए। वैसे तीनों तीन मैन्युफैक्चरिंग है। मुझे खुशी होती है अगर आप लोगों ने बाकी कंपनियों में किया होता, लेकिन दोस्तों मेरे को बताना पड़ेगा आपको कि काफी कम होमवर्क है, और इतनी सारी दोस्तों इतने वर्षों से मैं जो बैचेस करा रहा हूं, पर लेट मी टेल यू फ्रैंकली कि इतना कम होमवर्क मैंने अभी तक की कोई बैच में नहीं देखा है। इतना कम, आई रिपीट, मैंने अभी तक जितनी भी बैचेस मैंने ली है, अभी जो चल रही है, इतने कम होमवर्क मैंने कभी नहीं देखे। तो ये क्या होगा पता है? अपना कोर्स खत्म हो जाएगा, आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मजा आ गई मजा आ गई, पर काम नहीं लगेगा कुछ। क्योंकि अगर थियरी से ही हो जाता तो मैं इतना मेहनत क्यों करवाता, मैं सीधा व्हाइट बोर्ड पे सिखा के आपको भेज देता, अपन 1 महीने में कोर्स खत्म कर देते। पर 4 महीना क्यों ले रहे? ताकि आप प्रैक्टिकल सीखो, 4 महीने बाद आप बोलो पीयूष भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है अभी, आप बैठो घर पे, मैं अपने आप करूंगा। पर अगर इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते और इधर से उधर ट्रेनिंग में ही घूमना चाहते हो तो फिर होमवर्क मत करो। ये असाइनमेंट जो मैं आपके बैच में देख रहा हूं दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये कहीं नहीं ले जाएंगे। ये हमारा वेल्थ क्रिएशन का रास्ता हरगिज नहीं, कॉन्फिडेंस का रास्ता नहीं है, टेम्पररी कॉन्फिडेंस का रास्ता है। आपने देखा होगा बहुत सी बार, कभी आप किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, मोटिवेट हो जाओ, पर वो टेम्पररी है, वो आग ठंडी हो जाएगी, वो अंदर से थोड़ी ना है, बाहर से आप माल लेते जा रहे हो। अंदर से आग लगानी है तो अपने आप काम करना है। एंड आई एम एक्सट्रीमली डीमोटिवेटेड फ्रेंड्स, कि मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है आप लोगों को बताने के, नहीं तो मैं आपको इधर आईटी के कुछ एग्जाम्पल बताता, मैं आपको ऑटो के कुछ बताता, मैं आपको रियल एस्टेट के बताता, मैं आपको पेज जैसे एपरल्स के बताता, मैं आपको डजन्स ऑफ मेरे पास एग्जाम्पल है आपको वैरायटी बताने के लिए, पर आई एम सॉरी। लेट मी गो टू बालकृष्ण अमर लोखंडे। लेट मी चेक, अमर भाई है क्या मीटिंग में? या ओके अमर भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। ग्रेट सर, ग्रेट सर। आपने यहाँ पे ये जो बालकृष्ण है उसके मेरे को लगता है अभी H1 के करंट ट्रेंड नहीं डाले, है ना? यस सर।
ये आया, तो वो H1 का रिजल्ट आया है कि नहीं आया है, जस्ट लेट मी चेक इट। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और देख लेता हूं मैं। सर मेरे से अच्छा सचिन बताएगा तो हाँ राइट राइट, नो प्रॉब्लम। सचिन रिजल्ट नहीं आया क्या बालकृष्ण? सर मैंने स्टेप बाय स्टेप किया था सर मैंने। अच्छा, पर वो H1 के मतलब Q2 के रिजल्ट में देख रहा हूँ नहीं आए, राइट? हाँ सर, जब हाँ आए ना तब आप अपडेट कर दे। ओके ओके एक मिनट डेट में चेक इसके नतीजे कब आ रहे हैं। मैं कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, फिर इधर जाने का फाइनेंशियल रिजल्ट्स में चेक करने को कि अपनी कंपनी के नतीजे कब आ रहे हैं। राइट, ये सब पूरा डेटा आ गया। यहाँ पे देख लेते, ये रहा बाल सर 14 नवंबर को, सचिन भाई ओके ओके सर। राइट, रेडी हो जाना। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो अभी से डायरी में लिख देने का कि शाम को 6 से 7, 8 से 9 आपको आधा पौना घंटा लगेगा इसके रिजल्ट अपडेट करने में, बराबर है? यस सर। चलो, लेकिन आज बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि रिजल्ट नहीं आए हैं तो अपने लिए ये सही समय है इसको प्रेडिक्ट करने का, क्योंकि नतीजे देखते तो पूरी दुनिया काम करे, हम एडवांस में प्रेडिक्ट करते हैं ना, बराबर? यस चलो कर देते इसको। सेल्स देखो, वैसे कंपनी का ओवरऑल ट्रेंड अच्छा नहीं है, जबरदस्त है। हाई सेल्स ग्रोथ, कभी लॉस नहीं करना, वेरी गुड प्रॉफिट्स, मार्जिन इनके हाई से हाई 20% थे 2021 में, और लो से लो इनके ये 1-2% थे बरसों पहले, राइट? चलो अभी मैं करंट ट्रेंड देख रहा हूं। सचिन करंट ट्रेंड मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो कैसा है सेल्स का डेटा? थोड़ा वीक है सर। सर 45% वीक है, मतलब अच्छा सेल्स है, हाँ? 45% सेल्स ग्रोथ है सचिन। हाँ सर। तो सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट घट रहा है। हाँ, तो पहले सेल्स देखने का। जब आपकी कंपनी के सेल्स अच्छे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, बराबर ना? आप इसको भी कहोगे तो बालकृष्ण डिमोटिवेट हो जाएगा मेरी तरह, बराबर ना? कितना बढ़िया काम है, मतलब इनका इतना बढ़िया ग्रोथ इनका ये मंदी में, तो ग्रेट, इनका सेल्स एकदम जबरदस्त है, राइट? मैं उम्मीद क्या करूंगा, ये जो आपने लिखा है ना 35%, ये बिल्कुल सही उम्मीद है, यस राइट? हम उम्मीद लेके चलते हैं कि बालकृष्ण के सेल्स 35% से रहेंगे, राइट? अभी देखते हैं Q2 के डेटा आने दो, फिर चेक करेंगे अपन सेल्स का डेटा, राइट? प्रॉफिट देख लेते हैं, कैसे प्रॉफिट इनके, प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है? नहीं, कम है, कम। देखो 55, 33, 22 और -7, 7 मतलब Q1 में तो प्रॉफिट टूट गए इनके बिल्कुल। यस। तो ये कंटिन्यू प्रॉफिट क्यों टूटते जा रहे हैं, उसका जवाब किधर से मिलेगा? मार्जिन। मार्जिन इनके पिछले साल कैसे थे H1 में? 18%। 18.6। फिर 9 मंथ में क्या हुए? 17.9। मतलब ट्रेंड नीचे है। यस। पिछले पूरे साल मतलब Q4 में और नीचे, और अभी Q1 में कम और 11.7। मतलब ट्रेंड इनका कैसा जा रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव जा रहा है। तो जब ट्रेंड नेगेटिव है प्रॉफिट का, तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। याद रखे किससे क्या उम्मीद रखना है ये हमें जानना है। डिमांड में हमारी उम्मीद एकदम बुलंद है, और प्रॉफिट इनके बिगड़े हुए हैं, टायर इंडस्ट्री के पूरे, बराबर है? यस सर। अब आपने उम्मीद किया है कि 5% से प्रॉफिट इनके इस साल टूटेंगे और आपके मार्जिन 11.7 रहेंगे, राइट? यस। तो मेरे को भी आपने जो एस्टिमेट लिए इसके ऊपर हम खरे उतरते हैं, हम यही उम्मीद लेके आगे बढ़ते हैं अभी, बराबर है सचिन? यस सर। आपकी उम्मीद सही है या गलत है ये कब पता चलेगा? रिजल्ट आने के बाद। हाँ, रिजल्ट आने। बराबर है। तो 14 तारीख को समझ लो आपकी परीक्षा है, बराबर ना? परीक्षा का रिजल्ट क्या आएगा वो अभी आपको पता चलेगा। एडवांस में एस्टिमेट करना ही हमें सीखना चाहिए रिजल्ट से पहले, ना? ओके ओके, मैं रॉ मटेरियल ओवरऑल कॉस्ट भी देख लेता हूं। इनके प्रॉफिट तोड़ने में किसका हाथ था? धंधे अच्छे बढ़ रहे थे पर खर्चे धंधे से ज्यादा बढ़ रहे। फाइनेंस डेट फ्री कंपनी है, कोई टेंशन नहीं है, राइट?
तो Yes. खाली रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़ने से ही इनका प्रॉफिट 60% डाउन आ गया। यस अब दूसरी जो कंपनियां होगी, सीएट, जेके टायर और काफी अलग अलग कंपनियां हैं, उन सब पे Yes. ये डेप्ट भारी है। अपोलो टायर, तो अगर उनकी डेप्ट है और इनकी नहीं है, तो रॉ मटेरियल तो सर सब एक जैसा ही यूज करते होंगे। सही बात है कि गलत बात है? यस यस तो सबके रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़े होंगे कि नहीं बढ़े होंगे? हाँ सर पर उनके प्रॉफिट ज्यादा टूटे होंगे, जिनकी डेप्ट का भी कॉस्ट ज्यादा हो। राइट सर? यस सर ओके, सो टिल दिस आई हैव क्लियर। मैं और नीचे इसको डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं। मेरा खर्चा किसने बढ़ाया? तो मेरा सबसे बड़ा खर्चा यानी 60%। सर 60% क्या होता है सोचो, 6 महीने में 2300 करोड़ का मैं खर्चा कर रहा हूं, तो 1200-1300 करोड़ का खर्चा खाली रॉ मटेरियल का है। राइट? तो ये बड़ा रोल प्ले करता है मेरे में, है ना? यस और वो कैसा बढ़ा? 60%। ज्यादा बढ़ा, है ना? यस धंधे से ज्यादा बढ़ा कि नहीं सर? यस यस 45% से धंधे बढ़े और रॉ मटेरियल 60% से बढ़े, तो मुझे रॉ मटेरियल हैरान कर रहा है। दूसरा क्या इनका बड़ा खर्चा है? ये दो, अदर एक्सपेंस, अगेन एडवर्टाइजमेंट इसी में आएगा बड़ा पार्ट। और फ्रेट, ये क्या हुआ सर? सर वो मुझे भी नहीं पता सर। अच्छा अच्छा, देखो सीमेंट की कंपनी में आप देखोगे तो फ्रेट का कॉस्ट बहुत होगा। राइट? बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जहां पे फ्रेट का कॉस्ट होता है। जो वो माल बनाते हैं उसको दूसरी जगह पहुंचाना तो पड़ेगा। यस तो ये टायर की कंपनी में भी आपका फ्रेट का कॉस्ट काफी है। ओके राइट? तो अभी कितना बढ़ा इस साल ये? 196.9। तो जो मेजर कॉस्ट तीनों है, ये तीन मिलके कितना खर्चा है पता है? कर लो 60 और करीबन 30, ये कितना हुआ? 37। ये तीन को अगर मैं ऐड करूं 95% खर्चा हो गया। यस सर तो 95% खर्चा सब बढ़ रहा है, यस तो प्रॉफिट कैसे बच सकते हैं? नहीं राइट सर? यस हमें पॉजिटिव तब होने का जब ये चीजें डिक्रीज होने लगे, क्योंकि इनको धंधे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली इन्फ्लेशन अगर कूल ऑफ होता है, हमारे प्रॉफिट दौड़ने लगेंगे और शेयर रैली करेंगे। राइट? यस तब Yes. तक ट्रेडर लोग चिल्लाएंगे मेरा स्टॉप लॉस आ गया, मेरा स्टॉप लॉस आ गया। तो उनका स्टॉप लॉस आने दो, ये अपना बाइंग का टाइम। राइट? एग्रेसिव बाइंग नहीं करने का, एग्रेसिव बाइंग सब सुधरने के बाद। बराबर है? यस यस ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं सब लोगों को आइडिया क्लियर हो रही है। राइट? दिस इज द वे योर मेजर कॉस्ट हेल्प यू। सबसे बड़े Yes. काम की चीजें इसको बिल्कुल लाइटली न लीजिएगा। राइट? अगर Yes. मेजर कॉस्ट आप ध्यान से देख लेते हो तो आपको कंप्लीट पता रहेगा। जब लोग दुखी हो जाएंगे उनका शेयर नीचे गिरने पे, आपको पता है ये क्यों गिर रहा है, कितना गिर रहा है, कब तक गिर रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का। राइट? सो Yes. नाउ नेक्स्ट वीक व्हाट वी आर गोइंग टू डू। दोस्तों अगले हफ्ते, Sir. हाँ बोलो बोलो। यस सर ये रिजर्व का कहाँ से लेना था सर? अच्छा, ये डेटा नहीं लिया है आपने, है ना? देखो हाँ सर सचिन के साथ में दूसरे भी जो पार्टिसिपेंट है सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों जब भी आप Q2 के रिजल्ट देखते हो और Q4 के, तब ये डेटा अपडेट करो। मैं नहीं कहता हर बार करो, पर कम से कम 6 महीने में, साल में 2 बार ये डेप्ट और रिजर्व का डेटा अपडेट करो। राइट? क्योंकि 6 महीने में Q2 और Q4 में आपको बैलेंस शीट का डेटा दिया जाता है, उसके अलावा नहीं होता है। तो अभी Q2 के डेटा आए तो ये रिजर्व लिखना चाहिए आपको। मैं देख लेता हूं यहाँ पे। अच्छा, अभी बालकृष्ण का नहीं आया सर। राइट? हाँ तो बालकृष्ण का आ जाएगा। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे बैलेंस शीट होगी, क्या होगी? Yes. बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट में से ये रिजर्व का डेटा लिखना है। राइट? टोटल इक्विटी यानी रिजर्व। अच्छा अच्छा बराबर ना? तो बैलेंस शीट में देख लेने का, इक्विटी के Okay. नीचे टोटल इक्विटी होगा, वो डेटा ले लो। क्लियर? अच्छा ओके सर या सो नेक्स्ट वीक अब हम क्या सीखेंगे दोस्तों? नेक्स्ट वीक हम सीखेंगे, अभी तक हमने अलग अलग कंपनियां देखी, उनका बिहेवियर देखा। अब नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि बड़े लोग और बड़ा कैसे बनते हैं।
FIIs, म्यूचुअल फंड, ये लोग कैसे धीमे धीमे स्टेक बढ़ाते हैं, कैसे ये लोग स्टेक बढ़ाते हैं और कोई भी कंपनी से घर बैठे बैठे पैसिव इनकम हर साल की कमाते हैं, राइट। तो स्टेक बढ़ाने का तरीका, स्टेक घटाने का तरीका हम लोग FIIs और म्यूचुअल फंड कंपनी से नेक्स्ट वीक सीखेंगे। तो अगले वीक भी अगेन हम लोग कुछ असाइनमेंट देंगे। अब करना नहीं करना तो आप सबका इंडिविजुअल राय है। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, अगर नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, करोगे 100% ऐसा फायदा होगा कि जो कोई छीन नहीं सकता है जिंदगी में आप लोगों से, राइट। तो टुमारो वी विल अपडेट योर peer group investors data. Yes, and we are going to discuss this all data next week, Tuesday again. Till that time, thank you very much and best of luck to everybody, दोस्तों। जय हिंद।